आज हमारे पास चरक संहिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, प्रमेय निदान। जी। ये उन जटिल मूत्र विकारों का समूह है जिन्हें प्रमेय कहा जाता है, और इसमें मतलब वो स्थिति भी शामिल है जिसे आज हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पुराना ये ग्रंथ इस बीमारी को किस नज़र से देखता है, एक ऐसी बीमारी जो आज तो एक महामारी बन चुकी है। और जो बात यहाँ सबसे ज्यादा चकित करती है वो ये है कि चरक संहिता प्रमेह को एक अकेली बीमारी के रूप में देखती नहीं। अच्छा। नहीं, ये इसे एक सिंड्रोम मानती है जिसके 20 अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। 20 प्रकार? हाँ, और इन सभी को शरीर के 3 मूल दोषों कफ, पित्त और वात इनके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। लेकिन इन 20 प्रकारों में 2 लक्षण हमेशा मिलेंगे। कौन से? पहला है प्रभूत मूत्रता, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में पेशाब आना, और दूसरा है आविल मूत्रता, मतलब पेशाब का गंदला या असामान्य होना। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि बीमारी का कारण बाहर से आता है, कोई वायरस या हमारी आदतें, लेकिन चरक संहिता कहती है कि बात इतनी सीधी नहीं है। हाँ, ये आयुर्वेद का एक मौलिक सिद्धांत है। ग्रंथ कहता है कि रोग तब होता है जब 3 कारक एक साथ मिलते हैं। 3 कारक? जी। पहला है निदान, यानी बीमारी के कारण, जिसमें हमारा आहार, हमारी जीवन शैली, ये सब शामिल है। दूसरा है दोष, मतलब वात, पित्त और कफ, जो इन कारणों से असंतुलित हो जाते हैं। और तीसरा? और तीसरा है दुष्य, यानी शरीर के वे ऊतक या धातुएं जो इस असंतुलन से प्रभावित होती हैं, जैसे वसा, मतलब मेद, या मांसपेशी, या फिर रक्त। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। हम अक्सर देखते हैं कि एक जैसी जीवन शैली वाले 2 लोगों में से एक बीमार पड़ जाता है और दूसरा बिल्कुल स्वस्थ रहता है। ऐसा क्यों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जवाब ग्रंथ के एक बहुत सुंदर सिद्धांत में है। चरक संहिता कहती है कि अगर ये तीनों कारक, निदान, दोष और दुष्य, आपस में पूरी तरह से मेल नहीं खाते, या फिर अगर शरीर की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे विघात भाव कहा गया है, वो मजबूत है, तो रोग प्रकट ही नहीं होता। विघात भाव, ये क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? विघात भाव का मतलब है बाधा उत्पन्न करने की क्षमता। ये शरीर की वो अंदरूनी शक्ति है जो रोग पैदा करने वाली प्रक्रिया को बीच में ही रोक देती है। तो एक तरह से आज की भाषा में इसे एक मजबूत इम्यून सिस्टम कह सकते हैं। बिल्कुल, या जेनेटिक मजबूती कह लीजिए। यही वजह है कि एक ही जैसे कारण होने पर भी हर शरीर पर असर अलग होता है। या तो बीमारी होती ही नहीं, या बहुत देर से और हल्के लक्षणों के साथ सामने आती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए बीमारी की यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसकी शुरुआत कफज प्रमेह से होती है। इसके मुख्य कारण क्या हैं? देखिए, यहाँ आहार और जीवन शैली पर इतना जोर है कि आपको लगेगा ये आज के जीवन का वर्णन है। आहार में बताया गया है नए कटे हुए अनाज, गन्ने से बने पदार्थ जैसे गुड़ और शक्कर, और दूध, दही, घी का बहुत ज्यादा सेवन। जीवन शैली में 2 बातें प्रमुख है। एक तो शारीरिक व्यायाम से पूरी तरह बचना, और दूसरा दिन में बहुत अधिक सोना या घंटों तक बस बैठे रहना। अरे ये तो सीधे सीधे आज के मतलब वर्क फ्रॉम होम कल्चर का वर्णन लग रहा है। दिन भर लैपटॉप के सामने बैठना, मीठी चाय कॉफी पीना। बिल्कुल, ये तो कफज प्रमेह के कारणों का मॉडर्न वर्जन ही है। तो इन आदतों से शरीर के अंदर होता क्या है? ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? इन कारणों से शरीर में बहुद्रव श्लेष्मा, यानी अतिरिक्त तरल वाला कफ बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ कफ सबसे पहले शरीर की वसा, जिसे मेद धातु कहते हैं, उसके साथ मिल जाता है। वसा के साथ ही क्यों? क्योंकि कफ और मेद के गुण लगभग एक जैसे होते हैं। दोनों ही भारी, चिकने और ठंडे होते हैं। यह विकृत मिश्रण फिर मांसपेशियों और शरीर के दूसरे तरल पदार्थों को दूषित करता है, और जब ये मूत्र प्रणाली तक पहुंचता है तो प्रमेह को जन्म देता है। इसके 10 प्रकार बताए गए हैं और उनके नाम, जैसे एक नाम है इक्षु बालिका रसमेह। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसा प्रमेह जिसमें पेशाब गन्ने के रस जैसा बहुत मीठा और थोड़ा गंदला होता है। एक और है उदकमेह, जिसमें पानी जैसा साफ गंधहीन पेशाब आता है। कमाल है, मतलब नाम से ही लक्षण पता चल रहे हैं। जी, ये दिखाता है कि उस समय के वैद्य लक्षणों को कितनी बारीकी से देखते थे। और सबसे अहम बात यह है कि इन सभी 10 प्रकारों को इलाज के योग्य मतलब साध्य माना गया है। हाँ, इन्हें साध्य कहा गया है। इसका कारण यह है कि इस अवस्था में सिर्फ 2 मुख्य कारक शामिल हैं, कफ और मेद। चूंकि दोनों के गुण और स्थान समान है, इसलिए एक ही सिद्धांत वाली चिकित्सा से
दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो अगर सही समय पर ध्यान दे दिया तो इससे पूरी तरह बाहर निकला जा सकता है। बिल्कुल, जीवन शैली और आहार में बदलाव करके इस अवस्था को पूरी तरह रिवर्स किया जा सकता है। तो ये तो हुई पहली स्टेज। लेकिन अगर कोई इन बातों पर ध्यान ना दे तो कहानी आगे कैसे बिगड़ती है? तब हालात और खराब हो जाते हैं। जब कफज प्रमेह पर ध्यान नहीं दिया जाता तो शरीर में बढ़ रही विकृति पित्त दोष को भी अपनी चपेट में ले लेती है और तब बीमारी दूसरे चरण में प्रवेश करती है, जिसे पित्तज प्रमेह कहते हैं। और इसके कारण भी वैसे ही हैं जो पित्त को बढ़ाते हों। जी, जैसे बहुत ज्यादा गर्म, खट्टा, नमकीन और तीखा भोजन, अत्यधिक धूप या आग के पास रहना और क्रोध या बहुत ज्यादा शारीरिक परिश्रम करना। इसके भी 6 प्रकार हैं और उनके लक्षण तो और भी ज्यादा गंभीर लगते हैं। काल में हमें स्याही जैसा काला पेशाब, लोहित में हमें खून जैसा लाल और कच्ची मछली की गंध वाला पेशाब। बिल्कुल, ये सब शरीर में बढ़ रही सूजन और गर्मी की तरफ इशारा करता है और यहाँ इलाज का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। कैसे? पित्तज प्रमेह को याप्य कहा गया है। याप्य का अर्थ है कि इसे दवा और परहेज से नियंत्रित तो किया जा सकता है, पर पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। यह जीवन भर मैनेज करने वाली स्थिति बन जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? कफज प्रमेह तो पूरी तरह ठीक हो सकता था, फिर यहाँ इतनी मुश्किल क्यों आ गई? इसका कारण एक बहुत ही रोचक सिद्धांत है, विरुद्धोपक्रमत्व। विरुद्धोपक्रमत्व मतलब उपचार में विरोधाभास। इसे ऐसे समझिए, इस अवस्था में शरीर में पित्त दोष बढ़ा है, जो गर्म है। उसे शांत करने के लिए ठंडी चिकित्सा चाहिए। ठीक है। लेकिन साथ ही इस रोग में मेद यानी वसा भी बढ़ी हुई है, जिसे नियंत्रित करने के लिए गर्म और रूखी चिकित्सा की जरूरत है। एक मिनट, ये तो विरोधाभास हो गया। मतलब एक ही समय में ठंडी और गर्म दोनों तरह की चिकित्सा की जरूरत है। यही तो इस अवस्था की जटिलता है। ये दिखाता है कि शरीर में असंतुलन इतना गहरा हो चुका है कि कोई भी एक तरफा इलाज काम नहीं करेगा। अच्छा, तो अगर पित्त को शांत करने के लिए ठंडी चिकित्सा दी तो मेद और कफ बढ़ सकता है? बिल्कुल, और अगर मेद को कम करने के लिए गर्म चिकित्सा दी तो पित्त और भड़क सकता है। इसीलिए इसे पूरी तरह से ठीक करना लगभग असंभव हो जाता है। तो अब हम उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां से शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अंतिम चरण, वातज प्रमेह। यहां स्थिति कितनी गंभीर हो जाती है? यहाँ स्थिति अत्यंत गंभीर हो जाती है। यह तब होता है जब लंबे समय तक पित्तज प्रमेह रहने से शरीर के ऊतक मतलब धातुएं कमजोर पड़ने लगती हैं और शरीर में वात दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके कारण? इसके कारण है कसैला, कड़वा, रूखा भोजन करना, बहुत ज्यादा उपवास रखना, चिंता और शोक में डूबे रहना और अपनी शारीरिक क्षमता से कहीं ज्यादा काम करना। तो ये सब चीजें तो शरीर में रूखापन और क्षय को बढ़ाती हैं। जी, जो वात के गुण हैं। इस अवस्था में बढ़ा हुआ वात शरीर के गहरे और सबसे महत्वपूर्ण ऊतकों को शरीर से बाहर निकालना शुरू कर देता है। शरीर से बाहर? जी, मतलब मूत्र के रास्ते। यह शरीर के अपने ही सार को नष्ट करने की प्रक्रिया है। जैसे वसा मेह में पेशाब के साथ वसा निकलने लगती है, मज्जा मेह में मज्जा यानी बोन मैरो। और सबसे गंभीर रूप मधुमेह, जिसमें ओजस का क्षय होने लगता है। हाँ, ओजस, ये शब्द पहले भी आया है। ये वास्तव में है क्या? इसका इतना महत्व क्यों है? ओजस कोई मामूली चीज नहीं है। इसे शरीर की सभी धातुओं का सबसे शुद्ध सार, हमारी इम्यूनिटी और जीवन शक्ति का केंद्र माना गया है। ये वो अंतिम ऊर्जा है जो हमारे जीवन को बनाए रखती है। तो जब शरीर ओजस को ही बाहर फेंकने लगे तो इसका मतलब है कि शरीर अपने ही आधार को, अपनी जीवन शक्ति को खत्म कर रहा है। इसीलिए वातज प्रमेह के चारों प्रकारों को असाध्य यानी लाइलाज कहा गया है। और मधुमेह नाम, मतलब इसमें पेशाब शहद जैसा मीठा होता है, इसीलिए इसे मधुमेह कहते हैं, है ना? बिल्कुल, इसका स्वाद कसैला मीठा शहद जैसा होता है और शरीर पूरी तरह रूखा हो जाता है। यहाँ उपचार लगभग असंभव है, क्योंकि एक तरफ वात को शांत करने के लिए पौष्टिक चिकित्सा चाहिए, लेकिन वो चिकित्सा प्रमेह के मूल कारणों कफ और मेद को और बढ़ा सकती है। ये तो शरीर के धीरे धीरे ढहने की कहानी है। क्या इस ग्रंथ में कोई ऐसे पूर्व संकेत बताए गए हैं जिनसे कोई व्यक्ति समय रहते सचेत हो सके? निश्चित रूप से। और कुछ संकेत तो इतने सटीक हैं कि आज भी हैरान कर देते हैं। जैसे ग्रंथ में बताया गया है कि रोगी को हर समय मुंह में मीठापन महसूस होता है। अच्छा। आज हम जानते हैं कि ये लार में ग्लूकोज की मौजूदगी के कारण होता है। फिर हाथ पैरों में जलन और सुन्नेपन का उल्लेख है, जिसे आज हम सीधे सीधे डायबिटिक न्यूरोपैथी से जोड़ते हैं। और भी कुछ है जो आज के लक्षणों से मेल खाता हो? हाँ, बालों का उलझना, शरीर में हर समय आलस्य और नींद का बने रहना,
लेकिन शायद सबसे आश्चर्यजनक लक्षण एक और है। कौन सा? शरीर और मूत्र की ओर कीड़ों और चींटियों का आकर्षित होना। एक मिनट, क्या चींटियों का पेशाब की तरफ आकर्षित होना? क्या आप कह रही हैं कि उस समय के वैद्य सचमुच ये देखते थे कि मरीज के पेशाब के पास चींटियां आ रही हैं या नहीं? ये बिल्कुल सच है। ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है। बिना किसी लैब टेस्ट के शुगर का पता लगाना, ये कमाल है। ये एक ऐसा अवलोकन था जो बिना किसी आधुनिक उपकरण के बीमारी का एक अचूक संकेत देता था। ये दिखाता है कि वे केवल रोगी की बात नहीं सुनते थे, बल्कि उसके शरीर और आसपास के वातावरण में हो रहे छोटे से छोटे बदलावों पर भी नजर रखते थे। तो अगर हम इन तीनों अवस्थाओं को एक साथ देखें, कफज, पित्तज और वातज, तो ये तो आधुनिक टाइप 2 डायबिटीज की पूरी यात्रा जैसा नहीं लगता? आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। ये समानांतर चित्रण ही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी खूबी है। कफज अवस्था एक शुरुआती मेटाबॉलिक असंतुलन की तरह है, जैसे प्री डायबिटिस? ठीक वैसे ही जिसे सिर्फ आहार और जीवन शैली में बदलाव करके पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। ये तो अविश्वसनीय है। तो मतलब चरक संहिता ने बिना किसी तकनीक के सिर्फ लक्षणों के आधार पर इस बीमारी की पूरी यात्रा को समझ लिया था। बिल्कुल। पित्तज अवस्था उस सूजन मतलब इन्फ्लेमेटरी वाली स्थिति को दर्शाती है जहां जटिलताएं शुरू हो जाती हैं। और वातज अवस्था बीमारी के उस अंतिम चरण की तरह है जहां शरीर के अंग क्षतिग्रस्त होने लगते हैं और व्यक्ति इंसुलिन जैसी बाहरी मदद पर निर्भर हो जाता है। ये हजारों साल पहले किया गया एक उल्लेखनीय विश्लेषण है। जी। संक्षेप में चरक संहिता का ये अध्याय हमें बताता है कि प्रमेह केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि संतुलन बिगड़ने की एक क्रमिक प्रक्रिया है। हाँ, ये हमारे आहार और जीवन शैली की उन छोटी छोटी गलतियों से शुरू होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। फिर एक जटिल अवस्था में पहुंचती है जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। और अंत में शरीर के सारतत्व के क्षय का कारण बनती है। इसका मूल संदेश संतुलन का है। यह ग्रंथ केवल लक्षणों की सूची नहीं बना रहा, बल्कि यह दिखा रहा है कि शरीर के अंदरूनी तंत्र कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और रोग का इलाज संभव है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि असंतुलन किस स्तर पर पहुंच चुका है। बिल्कुल। क्या वो केवल सतही है या उसने शरीर के गहरे ऊतकों को भी अपनी चपेट में ले लिया है? और ये चर्चा एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है जिस पर सोचा जा सकता है। हाँ, यह ग्रंथ केवल एक बीमारी का वर्णन नहीं कर रहा, बल्कि यह शरीर के संतुलन खोने की एक कहानी बता रहा है। और यह हमें आज के संदर्भ में सोचने पर मजबूर करता है। हमारे आधुनिक जीवन में कौन सी छोटी छोटी आदतें, चाहे वो देर रात तक स्क्रीन देखना हो, गलत समय पर खाना हो या लगातार तनाव में रहना हो, धीरे धीरे हमारे शरीर के क्लेद या आंतरिक तरल पदार्थों को असंतुलित कर रही हैं, इससे पहले कि कोई बड़ी बीमारी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे।